हेलो बच्चों, चलो आ जाओ फटाफट। हेलो एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो, एम ऑडिबल एंड विजिबल एवरीवन, कम ऑन। एम ऑडिबल एंड विजिबल एवरीवन। यस। ओके, ओके, आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल। ठीक है। सबसे पहले तो बेटा, आज का अपना थोड़ा सा एक लेट नाइट क्लास में बोल सकता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा भी लेट नाइट नहीं है, लेकिन हाँ लेट नाइट थोड़ा सा है, जहां पे आप 9 से लेके 10:30 तक बैठने वाले हो, पढ़ने वाले हो, बराबर। अब एक बात ध्यान में लो बेटा, ये साल जो है आपका, ये मेहनत का साल है, और यहाँ पे आपको मेहनत टाइम देख के नहीं करनी है बेटा, बस मेहनत करनी है, बस मेहनत करनी है, बराबर। जो हर बार मेहनत करता है, टाइम के बारे में नहीं सोचता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आलं लक्षात? ओके सर, आमच्या यात्राला या। ओके बेटा, ये तो ठीक आहे तर जोश हा लेवल हाय ठेवायचं। ठीक आहे, आय होप सगळे लोक एकदम सीट पॅक करून बसलेले आहेत, है ना? आणि आजचा आपला आपण हा लेक्चर येथे कंटिन्यू करणार आहे। चला सुरुवात करूया आजचा लेक्चर। आजच्या लेक्चरमध्ये आपण परत काय बघणार आहोत बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स हा जो आपला चॅप्टर सुरू झालेला होता आणि जो आपण खूप हळूहळू चाललेला आहोत, एकदम कासवाच्या स्पीडमध्ये, कासवाच्या स्पीडमध्ये आपण चाललेला आहोत, बरोबर। त्या स्पीडने आपण हा चॅप्टर जो आहे कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतोय। पण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा, कासवच रेस जिंकतो ऍज कम्पेअर टू व्हॉट ससा, है ना? कारण ससा रे ससा दिसतो कसा, ना धावतो चांगला, है ना, आणि नाही करतो व्यवस्थित, म्हणून बी अ टॉर्टॉइस नॉट अ रॅबिट, बरोबर। आतापर्यंत मतलब आपण काय काय बघितलंय बेटा? ठीक आहे, मला वाटतं बऱ्याच काही टॉपिक आपण क्लिअर केलेले आहे। आज थोडंसं एकदा वर्टिकल सर्क्युलर मोशनला थोडंसं आपण रिवाइज करू, हलके, है ना? त्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बघायचं, रेडियस ऑफ गायरेशन आणि थेरम ऑफ पॅरल ऍक्सिस, एवढं आज आपण करण्याचं पूर्ण प्रयत्न करणार आहे। बघूया काय होते, समोर बघूया, पण एवढं करण्याचा आपण पूर्ण प्रयत्न करणार आहोत। तर मला सांगा, सगळे लोक रेडी आहे इथे? कम ऑन, इज एव्हरीवन रेडी ओव्हर हियर? से येस ऑर नो, गिव्ह मी अ थम्स अप, कम ऑन। आज 4 लेक्चर कसं काय? तसंच बेटा, नागबीड माहित आहे आर्यन, बिलकुल तू तिथला आहे का बेटा? भूक लागली सर, हो बेटा मी समजू शकतो। आणि मी खरं सांगतो, मी सुद्धा जेवलेलो नाही आहे, कारण मला माहिती आहे माझे विद्यार्थी बरेचसे जेवलेले नसतील, आणि म्हणून मी सुद्धा जेवलेलो नाही आहे। जोपर्यंत लेक्चर होणार नाही तोपर्यंत मी जेवणार नाही, है ना? ओके ओके, ठीक आहे, चांगलंय, चाललंय, चालेल, बहुत बढिया, खूप छान खूप छान खूप छान। ओके ठीक आहे, चला चला, ठीक आहे। तर मी आजचं लेक्चर जे आहे तिथे स्टार्ट करतो। आधी तुमची थोडीशी जी चॅट आहे बेटा, ते मी इथे क्लोज करतो आणि लेक्चर जे आहे ते इथे स्टार्ट करतो। तर सगळे लोक लेक्चरकडे लक्ष द्या, ठीक आहे। आतापर्यंत आपण काय बघितलं त्याचा एक हलका रिकॅप तुम्हाला देतोय मी, ठीक आहे। काल जसं आपण सुरुवात केलीच होती, है ना, पण आज थोडंसं मी परत बिलकुल 5 मिनिटात तुम्हाला त्याचा रिकॅप देतोय, बरोबर आहे। सुरुवात आपण कुठून केली होती बेटा? कहां से हमने शुरुआत की थी रिकैप में? हमने शुरुआत की थी बेटा, जो हमारा सर्कुलर मोशन, दैट इज रिवॉल्यूशन और रोटेशन, इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा था, बराबर है। रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के बीच में शुरुआत में हमने इंट्रो में क्या देखा था बेटा? डिफरेंस देखा था। सो रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, बराबर। आता रिवॉल्यूशन म्हणजे काय? एक बॉडी दूसरा बॉडी भोवती फिरने, है ना, एक बॉडी दूसरे बॉडी के अलॉन्ग घूमेगी, आजू बाजू घूमेगी, या फिर वो ऐसे एक्सिस के अबाउट घूमेगी जो उससे पास नहीं होती। रोटेशन क्या? खुद के अबाउट घूमेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके थ्रू जो है पास होगी, यानी कोई भी डिस्क पकड़ लो, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो उसी के थ्रू पास हो रहा है। रिवॉल्यूशन रोटेशन हमने देखा। उसके बाद हमने देखा बेटा काइनामेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन, है ना। काइनामेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखी, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, सबके फॉर्मूलेज देखे, और साथ ही वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस देखे, बराबर। ये था हमारा काइनामेटिक्स ऑफ एंगुलर मोशन। उसके बाद हमने
बहुत कुछ देखा उस पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर चैप्टर में बोलने से अच्छा इसके हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन भी देख लिए थे, बराबर है। फिर हमने देखा था बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हमने देखा था। तो हमको पता है जब भी कभी कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है, बराबर है, तो हमेशा एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। और जो ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर। तो जो चीज खुद एक्सलरेशन में होती है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, और एज अ बॉडी होल सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ऊपर एक्ट होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ सीपी का हमने फॉर्मूला देखा था, एम वी स्क्वायर बाई आर, बराबर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां पे मुझे माइनस लगाना पड़ता था। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसके बाद जो है हमने देखा कि जब भी कभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगना ही लगना है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन भी होना ही होना है। अब जब भी कभी कोई एक ऑब्जेक्ट है ना अलोंग द कर्व रोड जा रहा होगा रोड से, बराबर है, यानी अगर मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है और ये ऐसा एक कर्व रोड से अगर वो जा रहा है, बराबर है, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो उसके ऊपर क्या एक्ट होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो फ्रिक्शन बिटवीन टोबो एंड द रोड, बराबर। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमने निकाला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये जो फोर्स है इट इज नॉट रिलायबल, यानी इसके ऊपर हम हमेशा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों भैया, पानी आ गया, स्पिल हो गया, मट्टी वहां पे गिर गई है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसके वजह से स्पीड लिमिट भी कम होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या देखा बेटा, बैंकिंग ऑफ रोड देखा। हमने क्या देखा, बैंकिंग ऑफ रोड देखा। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या चीज है बेटा, आप क्या करोगे, आउटर एज को इनर एज के ऊपर उठाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ऐसा आपका हॉरिजेंटल रोड है ना, और आपने क्या किया, ये अगर मान लो आउटर एज है तो उसको इनर एज के ऊपर उठाया बाय अ सर्टेन एंगल, सो दिस थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ द रोड। यहां पे हमने देखा कि जो भी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दैट v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा होता है। यानी सीधी सी बात है, अगर रोड बैंक है तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं। ये हमने अच्छे से देखा। उसमें फिर हमने अपर लिमिट देखी, लोअर लिमिट देखी, उसको अपने को जाने की जरूरत नहीं है। फाइनली फाइनली हमने वहां पे और क्या देखा, एक कोनिकल पेंडुलम देखा, है ना। कोनिकल पेंडुलम, है ना। कोनिकल पेंडुलम क्या है बेटा, एक सिंपल पेंडुलम है, बराबर है, जिसका बॉब है ना, जो छोटा सा पॉइंट होता है वो क्या डिस्क्राइब करता है, सर्कल, है ना, हॉरिजेंटल सर्कल, और स्ट्रिंग डिस्क्राइब करती है कोन। तो उसका जो भी टाइम पीरियड होता है टी, वो कितना था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। ये फॉर्मूला हमने देखा था टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम का। इससे हम और सामने गए, दैट इज इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो टाइप का था, एक जो सिर्फ ग्रेविटी से कंट्रोल होता था, यानी ओनली कंट्रोल बाय ग्रेविटी, और दूसरा था नॉट फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी, है ना। तो जो ओनली कंट्रोल बाय द ग्रेविटी है वो हमने यहां पे देखा, हमने यहां पे समझा, और हमको समझ में आ गया क्या, कि जब भी एक मान लो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैंने अटैच कर दिया, एक स्टोन है, उसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, यानी जस्ट एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, तो उसको अलग अलग जगह अलग अलग वेलोसिटी लगेगी। तो आपको पता है यहां पे लगती है अपर पॉइंट पे अंडर रूट ऑफ आर जी, जो ये लाइन है यहां पे लगती है अंडर रूट ऑफ 3 RG, और जो नीचे पॉइंट है यहां पे लगता है अंडर रूट ऑफ 5 RG। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना। एग्जैक्ट मैंने एक 4 से 5 मिनट में पूरा रिवीजन आपको करवा दिया कि हमने अभी तक क्या क्या देखा। मुझे बताओ यहां तक क्लियर था क्या, रिवीजन जो मैंने अभी लिया यहां तक सब क्लियर है क्या, कम ऑन फास्ट। तो मैं सामने की चीजें आपको पढ़ाऊं अभी।
ठीक है, अभी सामने सिंपल सिंपल टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, वेल ऑफ डेथ करके, आई होप बहुत लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो मैं बता देता हूं, नॉट एन इश्यू। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, अब मैं चलूंगा बेटा सामने, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ओके, हाँ, ये भी हो गया और मेरा ये वाला भी पॉइंट हो गया था। अब चलूंगा मास टाइड टू अ रॉड, है ना। पहला जो केस था जो हमने लास्ट लेक्चर यानी कल के लेक्चर में देखा था, वो था मास टाइड टू अ स्ट्रिंग, एंड दैट इज होली कंट्रोल्ड बाय द व्हाट, या फिर ओनली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी, है ना। और ये जो केस है, इट इज नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के साथ कंट्रोल होगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कहीं कहीं चीजें वहां पे उसके अपोजिट जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक सर्कुलर मोशन यहां पे परफॉर्म हो रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो मेरे पास चीज है दैट इज द रॉड, है ना। सपोज करो वो क्या है बेटा, दैट इज योर रॉड लाइक दिस, है ना। यानी जो ऑब्जेक्ट है, गोल वाला ऑब्जेक्ट, वो किसको अटैच है, रॉड को अटैच है, एंड इट इज मूविंग इन दिस फैशन लाइक दिस। समझ में आ रहा है। अब होता कैसे बेटा, जब आप रॉड यूज करते हो और मान लो ये रॉड जब ऊपर आता है तो यहां पे टेंशन जीरो हो सकता है क्या, नहीं, यानी यहां पे जीरो टेंशन, यानी टेंशन का कोई चीज नहीं है, यानी यहां पे जीरो वेलोसिटी पॉसिबल है। बघा, तुम्हें इमेजिन करा, अब इमेजिन करो अगर आप स्ट्रिंग को एक पत्थर से लगा दो, एक स्ट्रिंग ले लिया, पत्थर लगा दिया, अब मैं इसको गोल घुमा रहा हूं, तो जब ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, है ना, तो ये वाले पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी चाहिए। अगर मान लो ये पॉइंट पे आके वेलोसिटी खत्म हो गई तो ये सीधा नीचे गिरेगा पत्थर, क्योंकि स्ट्रिंग से लगा है। समजलं का मी काय म्हणतोय। पण सपोज तिथे स्ट्रिंग नाही लागली आहे, रॉड लागलेला आहे, मग तो रॉड, आता बघा रॉड हा असा आहे, आता इथे येऊन जर सपोज करा इथे थांबला तर तो इथे थांबेल, है ना, असा खाली पडणार का, नाही पडणार, इथे थांबेल तो। समजत आहे, हा बेसिक डिफरन्स आहे काय तुमचं वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ द स्ट्रिंग अँड विदाउट स्ट्रिंग म्हणजे विथ द रॉड। सिंपल आहे, मी इथे लिहून घेतोय काय, मास टाइड टू अ रॉड, है ना, द डिफरेंस, है ना, द डिफरेंस बिटवीन vertical circular motion of string and rod is that string requires, or string is that string cannot have zero velocity at top, okay, whereas it is possible for रॉड, है ना। म्हणण्याचा अर्थ काय की स्ट्रिंगला टॉप पोझिशनवर झिरो वेलॉसिटी पॉसिबल नाही आहे, पण रॉडला टॉप पोझिशनवर झिरो वेलॉसिटी पॉसिबल आहे। दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द स्ट्रिंग अँड द रॉड। हे कळलं का मला सांगा, कम ऑन, है ना। याच्यामध्ये एक सिंपल फॉर्म्युला आहे, तुम्हाला तेवढं सांगतो, दॅट इज इट। याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा असा प्रश्न तुम्हाला बोर्डात येणार नाही आणि सीईटीला सुद्धा येणार नाही, ठीक आहे। ठीक आहे, तर ही कुठली पोझिशन आहे, ही लोअर पोझिशन आहे सपोज करा, ठीक आहे, दिस इज व्हॉट अप्पर। आता तुम्ही जर वर्टिकल सर्क्युलर मोशन लक्षात आलं असेल तर लोअर पोझिशन मध्ये आपण √5 r g ही वेलोसिटी देत होतो, त्याच्यापेक्षा इथे कमी दिली तरी चालेल, है ना। तर मी इथे लिहून घेतोय, दॅट इज v मिनिमम, है ना, v
तुमचं लोअर मोस्ट पोझिशन मध्ये ते किती असते बेटा, अंडर रूट ऑफ 4rg. यालाच तुम्ही 2 रूट ऑफ rg असं सुद्धा लिहू शकता. दॅट इज 2 रूट ऑफ rg. म्हणजे हे काय आहे तुमचं, ये फॉर्मूला किस चीज का है कि अगर मान लो इतनी वेलोसिटी से अगर आप लोअर पोजीशन से सामने चलते हो, बराबर, ऐसे गोल गोल घूमते हो, बराबर है, तो भी ये एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा. इसका मतलब ये होता है. बोलो, इज इट क्लियर? गुड, है ना. मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सब लोग ध्यान दो. वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो टाइप का हमने देखा था. पहला टाइप क्या था, कंप्लीटली दैट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, है ना. और दूसरा था नॉट ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी. तो जो ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी था उसमें हमने देखा कि स्ट्रिंग जो है वो पत्थर को अटैच कर देते हैं हम, और पत्थर जो है ऐसा गोल घूमेगा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. लेकिन जस्ट एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए उस पत्थर को या फिर स्टोन को अपर मोस्ट पोजीशन पे भी कुछ वेलोसिटी होनी जरूरी थी. अगर मान लो अपर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती तो स्ट्रिंग से अटका हुआ जो पत्थर है ऐसा आने के बाद सीधा नीचे गिर जाता. समझ में आ रहा है. लेकिन ये रॉड के केस में हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि रॉड में जो है वो टेंशन का यहां पे कोई भी इश्यू रहेगा नहीं. समझ में आ रहा है, यानी वेलोसिटी का कोई इश्यू रहेगा नहीं, सीधा ऐसा स्टोन नहीं गिरेगा. चाहे यहां वेलोसिटी 0 भी हो तो भी वो ऐसा सामने आके पूरा फुल एक सर्कल कर सकता है. तो अगर आपके ध्यान में होगा तो मैंने आपको बताया कि जो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है दैट इज कंट्रोल्ड ओनली बाय द ग्रॅव्हिटी. तो त्याच्यामध्ये काय, लोअर मोस्ट पोझिशनवर किती वेलोसिटी द्यावं लागते, रूट ऑफ 5rg, आणि वर किती द्यावं लागते, रूट ऑफ rg. पण ही कंडीशन, ये कंडीशन यहां नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि अपर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 भी चल सकती है. तो उस केस में लोअर पोजीशन पे कितना वेलोसिटी आएगा, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 4rg, यानी ही रूट ऑफ 2 रूट ऑफ rg. अगर आप इतना भी वेलोसिटी लोअर मोस्ट पोजीशन पे देते हो इस रॉड को तो भी रॉड एक पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. अब बताओ क्लियर है क्या? यस, मैं सामने चलूंगा तब तक. दैट इज स्पीयर ऑफ डेथ, यानी ही मृत्यु गोल. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी. मृत्यु गोल देखते अपन तब तक. मृत्यु गोल है ना, यानी क्या बोलेंगे अपन, स्पीयर ऑफ डेथ, है ना. हम एक पिंजरा बोलते हैं इसमें. पिंजरे के अंदर जो है आपकी जो बाइकर्स है वो ऐसे गोल गोल घूमते हैं. अगर मान लो ये पूरा एक पिंजरा है यानी हॉलो स्पीयर है ना, अंदर से, तो कैसे होता है वो देखेंगे अपन. सिंपल है, कुछ नहीं है इसका, बस आपको इतना बताना है कि कौन से प्रिंसिपल पे ये चल रहा है, बस दैट्स इट और नथिंग एल्स. बहुत बढ़िया, ठीक है. हाँ, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, याद करो कि अगर कभी आप सर्कस में गए होंगे तो सर्कस में जो है बेटा आपको ऐसी बाइक दिखती है ना, ये बाइक है, और बाइक के ऊपर जो है हमारा टोबो मास्टर बैठा हुआ है कुछ इस तरीके से. समझ में आ गया. अभी मान लो टोबो मास्टर को पहले ऐसे सीधा ऊपर जाना है, ऐसा गोल घूमना है, तो वो एकदम से गोल घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा. टोबो मास्टर कैसे घूमेगा, टोबो मास्टर जो है पहले क्या करेगा, पहले छोटे छोटे सर्कल में घूमेगा. यानी मान लो पहले टोबो मास्टर ऐसा घूम रहा है, ये वाले सर्कल में घूम रहा है, फिर टोबो मास्टर और स्पीड बढ़ाएगा, फिर ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, और फिर बाद में जो है वो ऐसा गोल घूमेगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं. तो जब वो छोटे सर्कल में घूमेगा, बराबर है, तब उसकी क्या रहेगी बेटा, स्पीड जो है, लीनियर स्पीड जो है वो कम रहेगी, लेकिन एंगुलर स्पीड ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में गोल गोल घूम रहा है. लेकिन जब वो बड़े सर्कल में घूमेगा तो उसकी लीनियर स्पीड जो है ज्यादा रहेगी, लेकिन एंगुलर स्पीड जो है वो कम रहेगी. अब सर आपने ये क्या बता दिया, हमको नहीं समझा. देखो, इमेजिन करो, है ना, मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं. चलो, मेरे पास एक, है ना, ठीक है, एक मेरे पास ये राइटिंग पैड है, ठीक है. अब ये देखो, ये रेड वाला आपको दिख रहा है, ये चीज अगर मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं, ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूं, बराबर है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो रेड वाला है इसने बड़ा सर्कल एक बनाया, है ना, एक बड़ा सर्कल के अंदर घूम रहा है.
लेकिन ये जो अंदर के जो इंसान है ना, ये जो अंदर के जो इंसान है अगर आपको दिख रहे होंगे, बराबर है, जो हवा में क्या कर रहे, गोल गोल घूम रहे, जब मैं उनको घुमा रहा हूं तो उन्होंने कम लेंथ कवर करी है। लेंथ कवर करी यानी देखो इन्होंने जो है वो इतनी ही लेंथ कवर करी है, इतनी ही। लेकिन उसी सर्कल में ये वाला जो, सॉरी, ये वाला जो रेड वाला है, वो उसने पूरा बड़ा वाला सर्कल कंप्लीट करा है वही टाइम में। तो सीधी सी बात है, इसकी स्पीड कैसी रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी, और इसकी स्पीड जो है वो कैसी रहेगी, कम रहेगी, बराबर है। तो जो चीजें बाहर होती है वो कंप्लीट करने के लिए ज्यादा आपको क्या लगता है बेटा, स्पीड लगती है, और जो चीजें पास पास होती है उसको कवर करने के लिए जो आपका स्पीड है वो कैसा लगेगा बेटा, कम लगेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन एंगुलर स्पीड की अगर मैं बात करूं तो दोनों भी जगह एंगुलर स्पीड रहेगी सेम, बराबर। यानी बोलने का मतलब देखो कि अगर मान लो ये एक सर्कुलर प्लेट है, 2 मिनट के लिए मान के चलो, ठीक है, और सर्कुलर प्लेट पे, ये देखो ये सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट पे मैंने 2 पॉइंट लिए, ये एक पहला पॉइंट लिया और ये दूसरा पॉइंट लिया, बराबर है। तो जो पहला पॉइंट है वो कौन सा सर्कल परफॉर्म करेगा, ये वाला। हाँ ये दिख रहा है, जो पहला सर्कल, ये जो मैंने पहला वाला पॉइंट लिया वो ये सर्कल कंप्लीट करेगा, और जो दूसरा वाला किया तो ये सर्कल कंप्लीट करेगा। अब मान लो 2 मिनट के लिए ये दोनों जो है एक साथ पूरे घूम रहे हैं और एक ही टाइम पे वो अपने पहले की जगह पे आ गए हैं, 2 मिनट के लिए मान लो। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो ये आर है और ये अगर कैपिटल आर है जो कि बड़ा है, तो ये वाला पाथ कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, और ये वाला पाथ कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। और अगर मान लो दोनों ने ये चीज अगर 10-10 सेकंड में करी है तो सीधी सी बात है ये वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो ज्यादा रहेगी, v1 मान लो, एज कंपेयर टू दिस v2। अगर इसकी v2 है, इसकी v1 है, तो v1 कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन v2 हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, अरे सेम टाइम में देखो ना, ये बड़ा पाथ कवर कर रहा है और सेम टाइम में ये छोटा पाथ कवर कर रहा है। अगर मान लो 1 घंटे में कोई ट्रेन पुणे से मुंबई जा रही है और 1 घंटे में कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई आ रही है, तो स्पीड किसकी ज्यादा रहेगी, दिल्ली वाले की रहेगी ना, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है। तो बोलने का मतलब जो सेंटर से जितना दूर रहेगा या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर रहेगा उसका लीनियर स्पीड जो है उतना ही ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू जो चीज जो है वो पास में है वो। अब बताओ मुझे, ये कंसेप्ट क्लियर है, यस, कम ऑन, ये क्लियर है कंसेप्ट, है ना। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया, है ना, वैसे ही उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको सीईटी में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में पूछा। ये क्वेश्चन यानी अगर मान लो एक प्लेट पे 2 पॉइंट है ना, और एक पास में एक दूर में है, तो दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा है, तो जो दूर पॉइंट रहेगा उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो स्पीयर ऑफ डेथ में क्या हो रहा है बेटा, वही चीज हो रही है कि जो बंदा है पहले छोटे छोटे सर्कल में घूमेगा और फिर बाद में बड़े सर्कल्स में घूमेगा, बराबर है। तो जब छोटे सर्कल में घूम रहा है तो उसका लीनियर स्पीड कम होता है लेकिन एंगुलर स्पीड ज्यादा होता है, और जब वो बड़े सर्कल में घूमता है तो उसका लीनियर स्पीड ज्यादा होता है और एंगुलर स्पीड होता है कम। दैट्स इट, इतना ही यहां पे बताना है ना। मैं यहां पे लिख दूं, अरे हमारा टोबो मास्टर गायब हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारी गाड़ी, ठीक है। और ये जो सर्कल बनाएगा वो कुछ इस तरीके से बनाएगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये अगर मान लो ये पहले छोटे सर्कल में जा रहा है, फिर बड़े सर्कल में जा रहा है, ठीक है, फिर और बड़े सर्कल में जा रहा है, और फिर फाइनली और बड़े सर्कल में जा रहा है, अगर मान लो 2 मिनट के लिए ऐसा कर रहा है ना। तो शुरुआत में एक चक्कर काटने के लिए उसको कम लेंथ लग रहा है, बराबर है, तो स्पीड हो गया कम, और जो बाद में बड़ा वाला करेगा तो स्पीड होगा ज्यादा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, इन fear of death, हाँ, in spear of death initially, ओके, बाइकर्स होते हैं, बराबर है, इनिशियली बाइकर मूव्स इन स्मॉलर सर्कल, है ना। इन स्पीयर ऑफ डेथ इनिशियली बाइकर मूव्स इन स्मॉलर सर्कल, हेंस इट हैज more angular speed, more angular speed, okay, than
लीनियर स्पीड। ओके, है ना। आफ्टर दैट, लिखने से अच्छा ग्रेजुअली it starts moving, gradually it starts moving in larger circles, है ना। एक सेकेंड, ओके, स्मॉलर सर्कल्स, ठीक है, लार्जर सर्कल्स मैं कर दूं यहां पे। ग्रेजुअली स्टार्ट्स मूविंग इन लार्जर सर्कल्स, हेंस it has higher linear speed than angular speed, है ना। बस इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये जो है वो अपना कोनिकल जो पेंडुलम है, जैसा वो बड़े सर्कल्स में रहता है ना, तो उसका लीनियर स्पीड ज्यादा होता है, और जब वो छोटे सर्कल में घूमेगा तो उसका लीनियर स्पीड कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड बढ़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी कभी कोई भी ऑब्जेक्ट बड़े सर्कल्स में घूम रहा है तो उसका लीनियर स्पीड ज्यादा रहता है, एंगुलर कम, और वाइस वर्सा भी वही ट्रू है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पीयर ऑफ डेथ। नेक्स्ट चलेंगे, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर अ ब्रिज। अब मान लो एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, जैसा ये, है ना, ये ऐसा ब्रिज है ना, और मान लो ये ऐसा ब्रिज से कोई भी एक व्हीकल यहां से जा रहा है, बराबर है। तो सीधी सी बात है भैया, वो इतनी स्पीड में नहीं होना चाहिए कि यहां से आने के बाद सीधा इधर निकल जाए, वो बराबर रोड को लग के ही चलना चाहिए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो उस केस में देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहता है और mg नीचे रहता है, बराबर। तो जो भी उसका नेट सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं, हियर फॉर सेफ स्पीड। सेफ स्पीड यानी क्या, कि भैया हवा में उड़ ना जाए वो। हियर फॉर सेफ स्पीड n माइनस एम जी, ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² r। समझ में आ रहा है। अगर मान लो n माइनस एम जी जीरो हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे इस ब्रिज के ऊपर से नहीं जा पाएगा। यहां पे क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो व्हीकल है ये हवा में उड़ जाएगी, विच इज नॉट गुड, है ना। कुछ भी हो जाए, गाड़ी के जो टायर्स है वो ब्रिज को लग के चलना चाहिए। अब जैसे ही वो कांटेक्ट छूट जाएगा, है ना, जैसे ही कांटेक्ट अगर मान लो छूट गया, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी जीरो हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो गया, तुम्हारा अगर हवा में गाड़ी चल गई तो ना ही वेट रहेगा ना ही नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, दोनों जीरो हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो ये ट्रैक पे पकड़ के नहीं रहेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर है। इसलिए ये वाला इक्वेशन यहां लगता है। मुझे बताओ ये कंसेप्ट समझा क्या आप लोगों को, कमान। हम्म, ये कंसेप्ट समझा क्या आप लोगों को। बरोबर। तो ठीक है, चलो समझा नहीं समझा ये बता दो, फिर देखते हैं अपन, है ना। आज हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये चीज शुरू करनी है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना। उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, बाद में फिर इजी है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एज पर अवर प्लानर कल का हमारा आखिरी लेक्चर है ना, कल का है, हाँ कल का आखिरी लेक्चर है, बराबर है। लेकिन एक्स्ट्रा लेक्चर लेके हम यही वीक में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। हाँ, चलेगा। तो मैं देख लूं पहले। अच्छा, फिर से एक बार बताता हूं, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे बेटा, फोकस, सब लोग फोकस रहेंगे, है ना।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। हर एक बार थोड़ा सा और ध्यान दो, एक बार। मैं समझ सकता हूँ सर, 3 लेक्चर हो गए 1.5 1.5 घंटे के, है ना। 4.5 घंटे हो गए सर। अब हमको 5वां और 6वां घंटा भी बढ़ा। बट ठीक है बेटा, एक आध दिन तो चलता है ना, एक आध दिन तो चलता है। चलो, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आप ऐसे ब्रिज से जा रहे हो, ऐसे ब्रिज से जा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर स्पीड से जाना पड़ेगा। अगर मान लो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो सीधा टॉपल होके बाहर निकल जाओगे, गिर जाओगे। वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये मैं कैसे जानूं कि वो कौन सी स्पीड है जो मैं क्रॉस नहीं करूं? बराबर। तो मैं कैसे जानूं? मैं कैसे करूंगा? मान लो ये तुम्हारा ब्रिज जो है वो ऐसा सर्कुलर है, कॉन्वेक्स, है ना, ये कॉन्वेक्स चीज हो गई। अंदर का पार्ट कॉनकेव, बाहर का पार्ट कॉन्वेक्स। तो अगर मान लो कोई भी आपका एक जो क्या बोलूंगा मैं, एक व्हीकल है यानी एक ट्रॉली है, अगर वो कॉन्वेक्स ब्रिज से गुजर रही है, तो एक कंडीशन क्या होगी कि ये अपना कांटेक्ट रोड से छूटना नहीं चाहिए। अब कांटेक्ट रोड से कब छूटेगा? जब उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट छूटा वैसे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है? तो जीरो नॉर्मल रिएक्शन पे मुझे चेक करना है कि कितना वेलोसिटी मिलेगा। तो सीधी सी बात है, इस केस में देखो, अभी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लेकिन कॉन्वेक्स साइड पे कर रहा है, तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। बराबर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा? जो भी मेरा नॉर्मल रिएक्शन है ना, माइनस जब मैं mg करूंगा, तो जो भी मुझे आंसर मिलेगा दैट विल बी व्हाट? द सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहां पे कि n माइनस mg चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए ना। रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो बड़ा कौन सा होना चाहिए? mg माइनस एन। ये क्या मिलेगा मुझे? सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² बाई r। अब मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर जस्ट, अब मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, द कंडीशन वेयर, द कंडीशन फॉर सेफ स्पीड इज, द कंडीशन फॉर सेफ स्पीड इज क्या है? वेहिकल हैज टू just lose sorry just lose the contact, है ना, विथ सरफेस। कांटेक्ट विथ किससे रिमूव करना चाहिए? सरफेस से। हेंस n विल बी जीरो फॉर दैट कंडीशन। अगर n जीरो है ऐसा मैंने डाल दिया तो क्या हो जाएगा? दैट इज mg माइनस जीरो, दैट इज इक्वल टू mv²/r। mm कैंसिल हो जाता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ये रिलेशन मिलता है। सेम रिलेशन मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी मिला था, अगर आपको याद आ रहा है ना। तो कंडीशन क्या है? अगर मान लो आप एक कॉन्वेक्स ब्रिज से गुजर रहे हो, अगर आप एक कॉन्वेक्स ब्रिज से गुजर रहे हो, तो जो अपर मोस्ट पोजिशन है वहां पे कितना मैक्स टू मैक्स स्पीड होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ आर जी। इसके अगर बाहर रहेगी तो यू विल बी इन डेंजर, भैया आप जो है सीधा बाहर निकल जाओगे। अब बताओ, ये क्लियर है? कम ऑन, है ना। अभी सिंपल है, अभी इजी है, कुछ है नहीं इसमें सच। चलो सही है, ठीक है। मैं डाउट्स देख लेता हूं यहां तक, किसी को कोई डाउट्स होंगे तो, क्योंकि
क्या बोलते हैं, अभी सामने जो है हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे डाउट्स देख लेता हूँ। एन झिरो का आलं हे बघा, एन झिरो केव्हा असते, जेव्हा हे बघा कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे, नॉर्मल रिॲक्शन जेव्हा तुम्ही एखादी वस्तू एखाद्या सरफेसवर ठेवता, बरोबर आहे, तर सरफेसच्या परपेंडिक्युलर नॉर्मल रिॲक्शन असते, हे मी लास्ट टू लास्ट लेक्चरमध्ये सांगितलं असेल डेफिनेटली, बरोबर आहे। तर जेव्हा कॉन्टॅक्टच राहत नाही तेव्हा नॉर्मल रिॲक्शन झिरो असते। ठीक आहे, एम जी फर्स्ट का घेतलं, एन का नाही, कारण रिझल्टंट फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये राहिलं पाहिजे, म्हणजे एम जी जास्त असला पाहिजे नॉर्मल रिॲक्शन पेक्षा, तेव्हाच तर नेट सेंट्रिपिटल फोर्स डाऊनवर्ड डायरेक्शनला राहील ना। जर सपोज करा नॉर्मल रिॲक्शन जास्त असेल एमजी पेक्षा, तर नेट फोर्स तर सेंट्रिपिटल फोर्स बाहेर राहील ना, त्या केसमध्ये सर्क्युलर ट्रॅकवर नाही राहू शकत। आपने नॉर्मल एमजी को एमवी स्क्वायर से कैसे कंपेयर करा, क्योंकि जो रिजल्टेंट एमजी है, जो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स है, वही मुझे सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर जो ऐसा ऊपर ब्रिज के ऊपर से ऐसा कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका सर्कुलर मोशन का सेंटर तो यहां है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ होना चाहिए ना, है ना। तो ज्यादा क्या होना चाहिए एम जी, कम क्या होना चाहिए एन। नाही नाही, हे चुकीचं आहे बेटा, जे मी सांगितलं ते बरोबर आहे। ठीक आहे, ऐसा ब्रिज कहीं नहीं होता, कोई नहीं बना था। सही क्वेश्चन है। हाँ, ये कर दिया बेटा। आवाज बेटा सगळ्यांना येत आहे, तुला थोडस हे चेक कर बेटा। हाँ, उर्मिला ये भी बता दिया है। इज देयर हॉलीडे फॉर टुमारो, आई डोंट हैव एनी आइडिया, देखना पड़ेगा एक बार। कल उद्या काही हे वगैरे आहे का, काही कुठला त्योहार वगैरे। हाँ, पार्थ मैंने बता दिया बेटा। लीनियर स्पीड पूजा, इट इज व्हेरी फंडामेंटल कन्सेप्ट जो हमने बचपन में पढ़ा है। लीनियर स्पीड म्हणजे तुम्ही जे सरळ जाता ती स्पीड है ना, किंवा ट्रान्सलेशनल स्पीड ज्याला म्हणतो, अँग्युलर सोडून। है, ये क्या क्वेश्चन है बेटा। ऐसा कौन सा फोर्स होता जिसमें हम हमें पानी डालकर गोल गोल घुमाया तो पानी नीचे नहीं गिरता, ये क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समय एक बार फिर से लिख के भेजो बेटा। ओके, नाही ते फ्रिक्शनल कन्सेप्ट आपण नाही लावू ना, कारण फ्रिक्शन दॅट इज नॉट रिलायबल, त्याच्यामुळे त्याला आपण सोडलंय, है ना। क्यों रिकॉर्डिंग नहीं है, डेफिनेटली है बेटा, आप देखो। फियर ऑफ डेथ का डेरिवेशन नहीं है, सिलेबस में नहीं है। शुभम, लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड हमने पहले ही एक दो लेक्चर में देखे, उसको आप रेफर करो। चॅप्टर वाईज टेस्ट द्यायची असेल काय करा लागेल, ओनली बोर्ड, काही नाही। चॅप्टर वाईज टेस्ट कशाला, तुम्हाला इथे आहेत ना सगळ्या टेस्ट तुम्हाला मिळत आहेत, है ना। आणि चॅप्टर वाईज टेस्टमध्ये तुम्ही काय करू शकता, जर तुम्हाला परत वेगळ्या द्यायचे असतील तर सरळ सरळ तुम्ही एक काम करा, जेही आपले पीवाय क्यू आहे तेच सोडवा, बाकी काही सोडवायची गरज नाही। इस पे कौन सा फोर्स होता है, मैंने बता दिया बेटा। लेक्चर एंड टाइम विल बी 10:30। आएगा, आएगा आएगा तनिष्का आएगा। अपर्णा मुझे नहीं पता बेटा, एक बार देखना पड़ेगा। 3D मॉडल ठीक है, देखता हूँ। सर वॉल स्ट्रेट रहेगी तो वो बैलेंस कैसे करेगा, वो थोड़ी टिल्टेड होनी चाहिए। वॉल स्ट्रेट बैलेंस नहीं करेगा बेटा, बैलेंस नहीं करेगा। देखो अगर आप देखते हो जो मौत का कुआं होता है, उसमें पहले शुरुआत में ऐसा गोल गोल नीचे ही घूमते हैं, फिर बाद में ऊपर आके बराबर ऐसा हॉरिजेंटली घूम सकते हैं। तो अगर स्पीड आपका ज्यादा होगा तो आप वो चीज कर सकते हो, है ना, उसके लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अस्मिता, बस जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो और उसी को रिवाइज करो, दैट इज मोर देन इनफ। सर्कुलर, अरे बाबा घरी जेवण करतो ना आपण, 30 प्लेट म्हणजे सर्कुलर प्लेट। ओके सिद्धी, थैंक यू। हाँ, स्पीयर ऑफ डेथ एनिमेशन देखते बेटा। अरे नहीं यार, वो तुम सर्कल इमेजिन कर रहे हो, आपको स्पीयर इमेजिन करना है वहां पे। स्पीयर, बड़ा सा स्पीयर, हॉलो स्पीयर इमेजिन करना है ना आदित्य। दिस इज सेम एट स्मॉल एंड बिग राउंड, ओके। बघतोय बेटा 3D एनिमेशन। बिल्कुल, देखो सारे नहीं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते पहले वो करेंगे, बाद में दूसरे करेंगे।
दिव्या फिर ट्राई करना पड़ेगा। देखो नॉर्मल क्वेश्चन पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा और ट्राई करना पड़ेगा बेटा। देखो मैं वही बोल रहा हूं, बी अ टॉर्टॉइज नॉट अ रैबिट। आप बाकियों की स्पीड की कंपैरिजन मत करो। हो सकता है उन्होंने पहले मेहनत करी हो, आप अभी मेहनत कर रहे हो, तो टाइम तो लगेगा बेटा। सो हैव पेशेंस, ठीक है। डेथ ऑफ वेल नहीं कंप्लीट, लूसीफर आई नो, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आदित्य इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिलेबस में हमको नहीं है, बस आप उतना ध्यान में रखो, क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा ज्यादा। ओके ओके, इन केस टू इफ नो देन वाई इट्स इन फॉर्मूला। नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, कंप्लीटली कंट्रोल्ड, उसमें भी ग्रेविटी होगी लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। प्रतीक, माझ्या सगळ्या स्ट्रॅटेजीज ऑलरेडी तुमच्या आपल्या पीडब्ल्यू ह्या चॅनलवर अवेलेबल आहे, तिथून तुम्ही एकदा बघून घ्या बेटा, ठीक है। देखो निकिता, एक बात मैं बताऊंगा, एक हाथ क्वेश्चन हार्ड जाता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि डीपीपी जो है बेटा वो आपको पहले ही मिल जाती है, टॉपिक हम बाद में देखते हैं, तो उसका ज्यादा टेंशन मत लो। जब मैं एंड में न्यूमेरिकल लूंगा इस चैप्टर के, बस वो सीरियसली आप करो, दैट इज मोर देन इनफ। और जो मैं बीच में लेता हूं, एकदम डीपीपी के सॉल्यूशंस पे आप मत जाओ, है ना, क्योंकि डीपीपी कैसा होता है, कभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूं कि आज ये टॉपिक हो जाए, तो मैं वो डीपीपी में क्वेश्चंस डाल देता हूं, लेकिन वो टॉपिक उस दिन कंप्लीट ही नहीं होता, तो आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी नहीं आ रहे तो बाद में भी नहीं आएंगे। लेट दिस चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद सारी डीपीपी और एक बार सॉल्व करके देखो, तब भी नहीं आया तो फिर बोलो, ठीक है। चलो कि तर मला एक गोष्ट कळत नाहीये की जे महत्वाचं नसतं बोर्डमध्ये किंवा सीईटी मध्ये, मग ती बुक मध्ये का दिली असेल, त्यामुळे फक्त सिलेबस वाढलाय। हा बघ श्रावणी, मला एक सांग, आपण मूवी बघतो, है ना, मूवी मध्ये असा एकदम हिरो दरवाजा खोलून येतो, है ना, मग काय म्हणतो तो जो विलन असतो त्यासोबत संवाद करतो थोडासा, ये हो गया वो हो गया, आणि मग शेवटी त्याला मारतो, है ना। मग मला सांग, जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला जेव्हा तोच मूवी आपण ती सांगतो, मग तुम्ही असं सांगता का, हा मग हिरो दरवाजा खोलून येतो, है ना, मग तो बसतो असा, मग मांडीवर पाय ठेवतो एक, है ना, मग हात असा करतो, असं आपण गोष्टी सांगतो का, नाहीयेत। पण त्याही गोष्टी तिथे कव्हर होतात। तर एक्झाम मध्ये जे प्रश्न विचारतात ते तुम्हाला हे विचारेल की हा जो विलन होता त्याला हिरोनी केव्हा मारलं, कधी मारलं, कसं मारलं, बस संपला विषय। तो आल्यावर कसा बसला, हात ठेवला का, पाय ठेवला का, कसं, हे नाही विचारत। अगदी हे सुद्धा तसंच आहे बाळ, समजलं का। सगळ्या गोष्टी समजावून सांगण्यासाठी तुम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी तिथे दिलेल्या असतात, पण त्या सगळ्याच गोष्टी एक्झाम मध्ये विचारल्या जात नाहीत, कारण ते विचारूही शकत नाही। समजतं ना मी काय म्हणतोय, है ना, अगदी त्या प्रकारे। तर लॅग होत आहे थोडंसं, बघा काय प्रॉब्लेम आहे, ठीक है। अरे एनर्जी आने क्या करो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ मैं ऐसा, हाँ ऐसा करना है अपने को। हाँ ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ये तो बता दिया मैंने, हाँ ये सब चीजें बता दिया, ठीक है ठीक है, ओके फाइन, यहां तक ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी सामने चलेंगे बेटा, ये देखो, अभी आपको दिख रहा है क्या सब सही, थोड़ा सा ये हो गया ना आपको, एक मिनट, ओके फाइन, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कम करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ दिख रहा है अभी, ठीक है, अभी ठीक है, ओके अभी क्लियर दिख रहा है, बराबर, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं, सब लोग ध्यान देंगे, बड़ी मजेदार चीज है, आपको मजा आएगी पढ़ने में। देखो सपोज करो, यानी जो हम अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने वाले हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग है ये। सपोज करो आपके पास चार ऑब्जेक्ट है, एक दो तीन और चार, बराबर। चार ऑब्जेक्ट में देखो बेटा क्या चीज है, एक सेकेंड, हाँ, चार ऑब्जेक्ट में देखो बेटा क्या चीज है, ये वाला सपोज करो ये है आपका हॉलो स्पीयर, है ना, ये वाला जो है सपोज करो ये है आपका सॉलिड स्पीयर, बराबर। ये वाला जो है दैट इज व्हाट, हॉलो सिलेंडर, है ना, ये स्पीयर जैसा दिख रहा है क्या, नहीं, तो इट इज हॉलो सिलेंडर। और ये जो है दैट इज व्हाट, सॉलिड सिलेंडर, समझ में आ रहा है।
और सपोज करो सबके मास जो है वो सेम है, यानी ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इनके मास जो है वो कैसे सेम, दैट इज m। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर इन चारों को सेम हाइट से अगर मैं छोड़ूं और इनको अगर मान लो ये रेस कंप्लीट करनी है, तो इन चारों में से रेस कौन जीतेगा? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। मान लो ये सॉलिड है, ये एक, ये हॉलो वाला सिलेंडर दो, ये सॉलिड वाला स्पीयर तीन, और ये हॉलो वाला स्पीयर चार। सो ए बी सी डी आप ये ऑप्शन मुझे बताओगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज है। कम ऑन, सिंगल चॉइस क्वेश्चन, 60 सेकंड आप सोचो और मुझे बताओ कि इन चारों में से कौन जो है वो रेस जीतेगा पहले। कम ऑन, कौन जो है वो रेस जीतेगा पहले, ये मुझे बताओ। कम ऑन। अरे एक सेकेंड ना, सॉरी। हाँ, इन चारों में से पहले रेस कौन जीतेगा बताओ। कम ऑन। सोच समझ के बताओ। मास भी सेम है समझ लो, और रेडियस भी सेम है 2 मिनट के लिए, ठीक है। m एंड मैं यहां पे लिख देता हूं r इज सेम, ठीक है। चलो, अब इसमें से क्या आंसर होगा ये जानने के लिए आपको पहले ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सभी सभी जो है वो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे हिसाब से यहां पे जो आंसर आता है दैट इज व्हाट, थ्री। थ्री यानी क्या? सॉलिड स्पीयर, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 24% बच्चों ने बताया, लेकिन मुझे पता है कितने लोगों ने जो है वो सही कंसेप्ट पढ़ के आंसर बताया है, ठीक है। चलो, मुझे कोई बता सकता, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, जिन भी लोगों ने आंसर नंबर 3 दिया है वो क्यों है? एनीवन? चलो बताओ मुझे, जितने भी लोगों ने ये बोला है कि सर आंसर 3 है, वो क्यों है? कम ऑन। हाँ, क्यों है? कम ऑन। यस, एनीवन? तुक्का, चलो ये बड़ा ऑनेस्ट आंसर हो गया। चलो कोई बात नहीं, वेट, अपोजिशन, लेस फ्रिक्शन, एक का भी आंसर बराबर नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। मास सबका सेम है तो वेट सबका सेम होगा ना। हाँ, इवन सरफेस रिजिडिटी। चलो चलो, ज्यादा अंदर मत जाओ। हाँ, कोई तो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, चलो वो सही है, वो सही है, सही है, सही है, चलो ठीक है। हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान दो। अगर मान लो इन चारों के जगह, अगर मान लो, अब ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये बड़ा इजी मैं आंसर पूछूंगा। मान लो एक दो तीन चार, इन चारों की जगह मान लो मैं ऐसे अलग अलग चार डिब्बे यहां पे रख रहा हूं। मान लो ये पहला डिब्बा है ना, ये मान लो दूसरा डिब्बा है, ये मान लो तीसरा डिब्बा है ना, यानी ऐसा क्यूब टाइप डिब्बे हैं। मान लो ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, ये 3 kg का है, ये 4 kg का है। बराबर है? तो सीधी सी बात है, अगर मान लो मैं ऑप्शन इसको ए दे रहा हूं, ऑप्शन बी दे रहा हूं, ऑप्शन सी दे रहा हूं, ऑप्शन डी दे रहा हूं, और मैं बोलूंगा कि इन चारों में से रेस कौन जीतेगा, यानी ये क्यूबिकल बॉक्स है बालो, या फिर पैरेललोपाइड है मान लो 2 मिनट के लिए, तो सीधी सी बात है, जो ए है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, अगर ये चारों रेस लगाते हैं तो इन चारों में से कौन जीतेगा ये मुझे बताओ। चलो ए बी सी डी, कम ऑन। ए बी सी डी, ज्यादा नहीं, 45 सेकंड, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा इजी आंसर है, सब लोगों को ये आंसर आ जाएगा। इन चारों में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले पहुंचेगा नीचे? यस।
कम ऑन सॉल्व इट। हम्म इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा, ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ पॉल, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ पे भी बहुत लोगों ने गलतियां कर दी, आई डोंट नो व्हाई। तो 42.62% लोग बोलते हैं कि सर ए वाला पहले गिरेगा या फिर ए वाला रेस जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, सिंपल सी बात है। मास ज्यादा रहेगा तो क्या होगा बेटा, मास अगर ज्यादा रहेगा तो ये सामने जाने के लिए उतनी ही दिक्कत होगी, उतना ही अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन मास अगर कम है तो अपोजिशन कम फेस करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, मुझे इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ रहा है बेटा, क्या, कि जब भी मैं मास जो है ना, जब भी मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख रहा हूं कि जो रोल नहीं हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, क्या नहीं, अब रोल हो रहा है यानी क्या, देखो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट रोल हो रहे हैं तो ये कौन से एक्सिस के अबाउट रोल होंगे, ये वाले एक्सिस के अबाउट रोल होंगे, ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ, एक सेकेंड, ये एक्सिस के अबाउट क्या होंगे बेटा, रोल होंगे। ये दिख रही है वो एक्सिस सब लोगों को या नहीं दिख रही है? मैं ब्लैक इससे कर देता हूं इसको, ठीक है। हाँ, अब दिख रही होगी, बराबर है। वो ब्लैक एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है बेटा, रोल हो रही है, दिख रही है सब लोगों को, बराबर है, दिख रही है ना। अब जो रोल होगा, देखो अगर मान लो सीधा एक ऑब्जेक्ट में छोड़ दे रहा हूं, रोल नहीं हो रहा है, बस वो फिसल रहा है, तो मास जिसका ज्यादा वो कम फिसलेगा, और मास जिसका कम वो ज्यादा फिसलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी को रोल कर रहा हूं, रोल कर रहा हूं, रोल कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है, इसमें कुछ तो भी ऐसी चीज है ना, जो एक में ज्यादा है और एक में कम है। देखो जहां की मैंने मास सबका सेम रखा और रेडियस जो है वो भी सबका सेम रखा, अगर ये चीज है, फिर मास अगर सेम है, सबका रेडियस अगर सेम है, तो ये फिर सभी के सभी एक साथ क्यों नहीं जा रहे वहां पे? पहला जो है वो आपका सॉलिड स्फीयर क्यों वहां पे पहले पहुंच रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मास लीनियर मोशन के लिए अपोज करता है, उसी तरीके से जो आपका एक क्वांटिटी है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो रोलिंग मोशन को अपोज करता है। ये बात ध्यान में रखना। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा सामने जा रहा है, ट्रैक पे रोल नहीं हो रहा है, देखो सीधा ट्रैक पे जा रहा है, तो जिसका मास कम वो ज्यादा स्पीड से जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं रोल करना है ऑब्जेक्ट को, बराबर है, और वो ट्रैक से जा रहे हैं, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा वो पहले पहुंचेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोलिंग मोशन में है, बराबर, वो मास हमारा लीनियर मोशन में है। यानी हम जो नॉर्मल मास देखते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द व्हाट, योर रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं होता, वो रेडियस पे भी डिपेंड होता है। यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। मुझे बताओ ये समझा क्या मैं क्या बोला? कम ऑन, ये कंसेप्ट क्लियर है क्या मैंने क्या बोला? बस इतना ध्यान में रखो सिंपल में, कि जिस तरीके से नॉर्मल मोशन को मास अपोज करता है, उस तरीके से रोलिंग मोशन को, यानी गोल गोल घूमने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका फॉर्मूला कैसा है, ये सामने देखेंगे। बस कंसेप्ट मुझे इतना बता दो, है ना। मैं यहां पे यहीं पे कंसेप्ट में लिख देता हूं, क्या लिख दूं मैं यहीं पे कंसेप्ट में, एक सेकेंड, हाँ मैं यही कंसेप्ट में लिख देता हूं, एज mass opposes translational motion, okay, in the same way moment of inertia, देखो moment ऐसा लिखोगे, moment of inertia opposes rotational motion। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। क्लियर है? सबको पढ़ते आ रहा है, कोई दिक्कत? इनर्शिया, ओके, अपोजेस रोटेशनल मोशन, ये बात हमको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलेगा, ओके।
फिर से एक बार यही चीज मैं आपको बताता हूं, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। मैंने आपको ये कहा कि अगर मान लो नॉर्मल रोड से अगर मुझे दो बड़े बड़े डिब्बे लेके जाने हैं, है ना, एक 1 केजी का है, दूसरा 2 केजी का है, तीसरा 3 केजी का है, चौथा 4 केजी का है, तो मुझे सबसे ज्यादा एफर्ट्स कौन से इसमें लगेगा, सबसे ज्यादा अपोजिशन मुझे कहाँ फील होगा, जहां पे मास ज्यादा है। तो 4 केजी वाला मास अगर मुझे सामने लेके जाना है तो मुझे अपोजिशन फील होगा ज्यादा एज कम्पेअर टू 1 केजी मास। म्हणजे काय, जेव्हा तुम्ही स्ट्रेट मोशन मध्ये जाता, ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये जाता, तेव्हा तुम्हाला अपोज करणारी गोष्ट काय असते, मास। समजलं मी काय म्हणतोय? अगदी त्या प्रकारे आता एखादी गोष्ट तुम्ही अशी ढकलत नेताय म्हणजे ती रोल करताय। सपोज करा एक सिलेंडर आहे किंवा एखादी फुटबॉल आहे, त्याला तुम्ही असं रोल करताय, रोल। मग त्या केसमध्ये फक्त त्याचा मासच इम्पॉर्टंट नाहीये, किंवा मी असं म्हणू शकतो त्या केसमध्ये मास त्याला अपोजिशन नाही करताय, त्याच्या जागी काय म्हणू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय करताय, त्याच्या मोशनला अपोज करताय। तर ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये काय, मास, मग रोटेशनल मोशन मध्ये काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आता सांगा कळलं का? आता सांगा कळलं का? कम ऑन, है ना। मैं यहां पे टिक मार्क करवा के देता हूं। अगर ट्रांसलेशनल मोशन है ना, तो मास अपोज करेगा, है ना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन को अपोज करेगा। बस काम खत्म, और कुछ नहीं। इतना आपको ध्यान में रखना है ना। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसा है, ये हम सामने देखेंगे, ठीक है। किस तरीके से इसका फॉर्मूला लिखा लेंगे, ये वो सब चीजें जो है हम यहां पे सामने देखने वाले हैं। यस, कम ऑन। ठीक है, चलो देखते हैं। अरे यार, ये क्या दे दिया मैंने, सॉरी। हम्म, फिर से एक बार। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मास अपोज करेगा, रोटेशनल मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है ये मैं सामने डिराइव करके बताऊंगा। बस आज इतना जान लो कि ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कौन करेगा, मास, और रोटेशनल मोशन को अपोज कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट्स इट, इतना बस आपको यहां पे देखना है ना। और इसका जो भी अभी डेरिवेशन है मैं यहां पे बना देता हूं कि कैसे रहता है, क्या रहता है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है।
चलेगा। अब उसका डेरिवेशन, उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन हम निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो मैं सपोज करो एक बॉडी लेता हूं, है ना, ऐसी कोई भी शेप की मैं एक बॉडी ले लिया, है ना, और उस बॉडी से मैंने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर दिया। अब ये जो बॉडी है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमेगी, और मान लो जब भी ये घूम रही है उसका एंगुलर स्पीड कितना है, ओमेगा, है ना, यानी ये जो भी मेरी बॉडी है वो कितने स्पीड से घूम रही है, दैट इज ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, ये बॉडी को छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करूंगा। मान लो ये बॉडी को मैंने तोड़ दिया छोटे छोटे मासेस में, तो ये मासेस कितने, m1 m2 अप टू mn, यानी mn मैंने n टुकड़े किया मैंने, तो हर टुकड़े का मास जो भी है उसको नाम दे दिया। पहले टुकड़े का नाम m1, दूसरे टुकड़े का नाम n2, ऐसे करते करते nth टुकड़े का नाम बोलो या फिर मास बोलो, कितना होगा mn। सीधी सी बात है, मैं यहां पे बताऊंगा फिर से एक बार कि मैंने क्या किया, एक बॉडी लिया और बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा हूं। जब मैं रोटेट कर रहा हूं तो मैंने अभी इमेजिन किया क्या सामने, कि जो बॉडी है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है, n नंबर ऑफ टुकड़े से बनी है, और n नंबर ये जो टुकड़े हैं सबका मास अपना अलग अलग है। मान लो पहले टुकड़े का मास है m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, ऐसा करते करते nth नंबर का जो टुकड़ा है उसका मास है mn। अब जो मास m1 है वो r1 डिस्टेंस पे है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, मास m2 जो है वो डिस्टेंस r2 है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और जो मास mn है दैट इज एट ए डिस्टेंस rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी मैंने हर टुकड़े का मास अलग अलग लिया और हर टुकड़े को एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग डिस्टेंस पे इमेजिन किया। अब अलग अलग यानी मैं कोई भी डिस्टेंस नहीं पकड़ूंगा, जो यहीं पे है ना, जो यहीं पे है वही डिस्टेंस में यहां पे कवर कर रहा हूं या फिर इमेजिन कर रहा हूं, बराबर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, लेट अ बॉडी, है ना, इज रोटेटिंग अबाउट गिवन एक्सिस, है ना, गिवन एक्सिस यानी यहां पे जो दिया है वो अबाउट गिवन एक्सिस। समझ में आ गया, लेट अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट द गिवन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा, विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड कितना, ओमेगा। समझ में आ गया। फिर मैं यहां पे लिखूंगा लेट द बॉडी, ओके, बी डिवाइडेड, मैं किस में डिवाइड कर रहा हूं, लेट द बॉडी बी डिवाइडेड इनटू n नंबर ऑफ let the body be divided into n number of n number of particles, मैं ऐसे लिख देता हूं n number of objects कर देता हूं मैं, having different masses, having different masses, okay, and at डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ये परपेंडिकुलर का साइन है, एट डिफरेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन फिगर, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन एज शोन इन फिगर। देखो अभी मैं शुरुआत है तो मैं ये सारी चीजें लिखवा के दे रहा हूं, बाकी सामने आपको खुद से ये चीजें लिखनी है फॉर बोर्ड। सीटी में कोई नहीं पूछेगा, जेई में कोई नहीं पूछेगा, है ना, तो इतना चीजें हमको लिखना पड़ेगा, ये डायग्राम निकाल के इतनी डिस्क्रिप्शन हमको लिखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं जो भी, है ना, जो भी मेरा मास m1 है उसका लीनियर स्पीड मान लो मैंने v1 ले लिया, जो भी मेरा मास m2 है उसका लीनियर स्पीड मैंने v2 ले लिया, क्योंकि
जैसे जैसे ये बॉडी रोटेट होगी, ये मास m1 भी गोल गोल घूमेगा अपने सर्कल में, m2 अपने सर्कल में घूमेगा, mn अपने सर्कल में घूमेगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज करो ये एक प्लेट है ना, ये एक सॉलिड प्लेट है, और ये जो सॉलिड प्लेट है वो कुछ इस तरीके से घूम रही है, ऐसी गोल घूम रही है मान लो, अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब अगर मान लो मैंने ऐसे दो तीन पार्टिकल ले लिए, सपोज ये एक लिया, ये दो लिया, ये तीन लिया, बराबर। तो ये वाला पार्टिकल ये सर्कल में घूमेगा, ये वाला थोड़ा सा बड़े सर्कल में घूमेगा, ये वाला और बड़े सर्कल में घूमेगा। तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूमते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर अलग अलग सर्कल में घूमेंगे तो अलग अलग लीनियर स्पीड रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि जितना दूर रहेगा उसकी लीनियर स्पीड उतनी कैसी रहेगी बेटा, ज्यादा रहेगी। ये मैंने अभी अभी क्लियर कराया था, बराबर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट लीनियर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स बी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बी कितना होगा बेटा, से लाइक v1 कॉमा v2 अप टू कहां तक जाएगा, vn तक जाएगा, है ना। सो देयरफॉर v1 इज इक्वल टू होगा r1 ओमेगा, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, ये रिलेशन हमको पता है, बराबर है। सो v होगा r1 ओमेगा, v1 होगा r1 ओमेगा, बराबर है। v2 होगा r2 ओमेगा, और ऐसे करते करते vn क्या होगा, rn ओमेगा हो जाएगा, बराबर। ये लीनियर स्पीड का हो गया। मुझे बताओ यहां तक समझा क्या, कम ऑन, यहां तक समझा क्या? देखो बेटा मैं इतना स्लो आपको पढ़ा रहा हूं, हर स्टेप पे आपको पूछ रहा हूं कि बेटा आपको समझा क्या, समझा क्या, समझा क्या, क्योंकि मैं चाहता हूं आप मेरे साथ चलो, है ना, खुशी खुशी से चलो, स्ट्रेस ना लो, है ना। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। मैंने सिंपली क्या किया बेटा, मैंने सिंपली ये किया कि एक बॉडी को इमेजिन किया, और बॉडी को इमेजिन करके, ठीक है, मैंने उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, जो कि अपने अपने डिस्टेंस पे है। तो सबका लीनियर स्पीड अलग है ना, तो सबका मैंने लीनियर स्पीड ओमेगा के टर्म में लेके आया। तो v1 r1 ओमेगा, v2 r2 ओमेगा, लाइक दैट। हाँ, अरे यार एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ये वापस से वही हो गया मेरे हाथ से। वोट टाइप किया ना यार, वोट टाइप में ऐसा कैसे आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, सिंपल है। अब अगर मान लो आपको v1 पता चल गया, v2 पता चल गया, vn पता चल गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल m1 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन v1 यानी कितना हो जाता है बेटा, r1 ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू हाफ m1, है ना, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये कैसे किया देखो, v के जगह मैंने क्या पुटअप किया, r1 ओमेगा, तो v1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो, सो हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, है ना। उसके बाद सेम मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल
m2, ये कितना रहेगा सेम हाफ। अब मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूं, दैट इज m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल mn, ये कितना होगा बेटा, दैट इज हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मैंने ले ली। अब मुझे अगर पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सबका एडिशन, बराबर। तो सबका एडिशन कितना हो गया, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। ऐसा करते करते कहां तक लेके आऊंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल n। दैट्स इट, बराबर। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ये कहां तक चलेगा, mn तक चलेगा, सो प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। अब आप देखो मैं क्या करता हूं, सभी से हाफ और ओमेगा स्क्वायर में कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैं ये कैसे लिख सकता हूं, देखो मैंने हाफ कॉमन निकाल लिया, कॉमन ले लिया मैंने, और ये ब्रैकेट में मैं क्या ले रहा हूं, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट कंप्लीट इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया किसका, इस पूरे रोटेटिंग बॉडी का। समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हो गया मेरा पूरे रोटेटिंग बॉडी का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर इसको आप, अब मैंने कंपेयर, मैं अगर इसको मैं ट्रांसलेशनल मोशन के काइनेटिक एनर्जी से मैं कंपेयर करता हूं, तो वो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, बराबर। अगर आप अच्छे से देखो यहां पे, तो देखो हाफ हाफ से यहां पे आप इक्वेट कर सकते हो, वी स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसलेशनल में लीनियर वेलोसिटी होती है तो रोटेशनल में एंगुलर होती है। तो सीधी सी बात है, जो ट्रांसलेशनल में मास होगा दैट विल बी इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट, एंड दैट ब्रैकेट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे बताओ यहां तक कंप्लीट है क्या, वो टाइप चलेंगे 45 सेकेंड, मैं सामने इसको लिखता हूं, है ना। बाय कंपेयरिंग है ना इक्वेशंस, वी कैन से, है ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस वी कैन से, है ना, मास इक्विवेलेंट इन रोटेशनल मोशन, है ना, मास इक्विवेलेंट इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज व्हाट, योर आई। समझ में आ गया, दैट इज व्हाट योर आई। तो ये जो चीज है इसको हम कंबाइंडली आई भी बोल सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट जो है वो हम आई बोल सकते हैं, है ना। देयरफॉर मैं यहां पे लिख दूं, देयरफॉर आई का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा बनता है कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये कहां तक चलेगा बेटा, अप टू mn rn स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सांगा कळलं कर बाबा, चलो यहां तक ठीक है ना।
यहां तक भी ठीक होना ही चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो आई का जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, यानी जिस तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन में मास होता है उस तरीके से रोटेशनल मोशन में क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। उसका फॉर्मूला बनता है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn/r_n स्क्वायर। अब देखो ये समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एक क्वेश्चन देता या फिर न्यूमेरिकल देता हूं, जिससे आपकी ये सारी चीजें जो है बेटा वो क्लियर हो जाएगी, है ना। इसको मैं शॉर्ट में एक ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज आई इज इक्वल्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 up to n MI/RI स्क्वायर, है ना। ये शायद आपको पता नहीं होगा, ये इसका शॉर्टकट लिखा जाता है। समेशन यानी सबका एडिशन, आई 1 से लेके n तक, देखो 1 से लेके n तक है, MI/RI स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बनता है, इसको ध्यान में रखना, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ऐसा भी बनता है, ये भी बात ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r² इंटू dm, है ना। आर क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है, और डीएम क्या हो जाता है बेटा, उसका मास होता है। ये भी बात ध्यान में रखना। हाल फिलहाल ये वाला आप ज्यादा दिमाग में मत डालो, ये जब टाइम आएगा तब मैं इसको छुड़ाऊंगा बराबर से। हाल फिलहाल आप ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, उससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, है ना। सपोज करो ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सपोज करो ये एक एक्सिस है ना, और इस एक्सिस के अबाउट 3 मासेस गोल गोल घूम रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पहला मास है ना, ये दूसरा मास है, और मान लो ये जो है ये तीसरा मास है। ये वाले मास का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसका ये है, और इस वाले मास का ये है। अब सपोज करो ये वाला मास है तुम्हारा 1 kg का, ये वाला मास है तुम्हारा 2 kg का, और ये वाला मास है तुम्हारा 3 kg का। इसका डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर, सॉरी इसका डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर, इसका डिस्टेंस है मान लो 1 मीटर, और इसका डिस्टेंस है मान लो 3 मीटर। तो ये पूरे सिस्टम, अगर मान लो ये पूरे तीनों जो मास है इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रही है, सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। बराबर, तो सिंपल है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, मैं यहां पे लिख देता हूं, व्हाट इज, ये ऐसे लिखा जाता है, मोमेंट ऑफ m ऑफ i ऑफ अबाव सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या है, यस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 up to n MI/RI स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसकी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा, तो आई इज इक्वल्स टू, पहला मास कितना है, देखो मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे 3 मास है तो मैं 3 ही कर दूंगा, दैट इज m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। ऐसी चीज यहां पे होती है, बराबर। तो सीधी सी बात है, m1 कितना है बेटा 1 kg, इंटू ये डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस m2 कितना है 2 kg, इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस m3 कितना है 3 kg, और डिस्टेंस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। बस सॉल्व करो, आंसर ले लो। सो दिस इज 4 प्लस 2 प्लस 9 3 किती 27, याला तुम्ही सॉल्व करा, 29 आणि 4 33, so 33 kg/m² is the moment of inertia of this all three system about this axis of rotation. कळलं का सांगा मला हा वाला प्रश्न. अरे कळलं का रे बाळांनो, हा काय मज्जा आली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिकायला, है ना. बेसिकली हेच तुम्हाला इथे सांगायचं आहे, हेच लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या प्रकारे ट्रान्सलेशनल मोशन मध्ये मास अपोज करतो, अगदी त्याच प्रकारे रोटेशनल मोशन मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करतो. मग मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला हा असतो. आणि सपोज करा एकदा एखाद्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशनच्या अबाउट असे वेगवेगळे मासेस वेगवेगळ्या डिस्टन्सवर फिरत असेल, तर सगळ्यांचा हा फॉर्म्युला लावून त्यांना ऍड करायचं, तुम्हाला डायरेक्टली आन्सर मिळतो की त्या पूर्ण सिस्टमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती. दॅट्स इट. मी एक क्वेश्चन देतो, ते तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे, ठीक आहे.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो। एक सिस्टम, एक आपको एक्सिस दूंगा, इस एक्सिस के अबाउट जो चीजें हैं गोल गोल घूम रही है। सपोज एक ये पॉइंट मास है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मास है, ये तीसरा पॉइंट मास है, और ये चौथा पॉइंट मास है ना। सपोज करो सभी जो पॉइंट मास है वो 2 kg के हैं, ये भी 2 kg, ये भी 2 kg, और ये वाला पॉइंट मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये भी 2 kg, और ये भी 2 kg। ठीक है, ये मान लो ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये 6 मीटर है ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए दे रहा हूं आपको। आ, 100 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, बी 108 kg मीटर स्क्वायर, सी 106 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड डी दे रहा हूं नन ऑफ द अबव। चलो आंसर दो। 4 ऑप्शन, 60 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So this is your moment of inertia. Okay. ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। आई का फॉर्मूला आई है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 up to n mi r i² बराबर। तो आई देखो कितना मेरे पास मास है, 1 2 3 4 मास है, तो मैं लिख दूंगा m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस mn/n²। बस वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालनी है। 1 कितना है, 2 kg, तो 2 × 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस ये है कितना 2 kg, सो 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस अब मैं ये तीसरा ले लेता हूँ 2 मिनट के लिए, तो वो कितना है 2 kg × 6 का स्क्वायर इज 36, प्लस ये मास तो है 2 kg, चलो मान लिया 2 kg है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है भैया, कितना है, 1 है 2 है नहीं है, कितना एक्सिस पे होगा तो डिस्टेंस हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये टर्म ही 0 हो जाती है ना। किसी को अगर नहीं आया होगा तो ये पार्टिकल की वजह से नहीं आया होगा, वरना आंसर सही आएगा। तो 16 × 2 कितनी 32, 16 × 2 = 32 प्लस 2 प्लस 36 × 2 = 72 बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 6 हो जाएगा, और 7 और 3 10, यानी 106 kg मीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर। कहा गया 106, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, 33.77% ने सही आंसर दिया है सारंग, पन्नू एंड धनश्री। क्या बोलते कंपनी, हाँ क्या बोलते कंपनी, चलो जल्दी बताओ, क्लियर है क्या?
होता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर असली फिजिक्स में एंटर किए हैं, हाँ असली फिजिक्स में एंटर किए हैं। और ऐसे क्वेश्चन तो आते भी नहीं है सीईटी में, इससे भी हार्ड आते हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सामने सामने देखेंगे अपन क्या क्या होगा। तो बेसिकली जो सीईटी में क्वेश्चन आते हैं वो ये टॉपिक से आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है? इसके क्वेश्चंस अपन डेफिनेटली लेंगे, कल भी लेंगे, आखिर में न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी बताओ मुझे कैसा है? इजी पीजी, बहुत बढ़िया, पर दैट्स माय बॉय। ओके, गुड गुड, ओके, चलो चलो, ठीक है ठीक है, ओके ओके। कमारेला बहुत मनी, ये बात वैभव। चलो चलो चलो, सही है सही है सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बोलते, कंपनी कमा लेंगे बहुत मनी, है ना। जितने भी बच्चों को नींद आ रही है बेटा, समझ लो आप उतने ही अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हो, ये बात ध्यान में लो। हम जो है रात को उठ उठ के पढ़ाएंगे हम, तो आप डोंट वरी रहिए, सिलेबस का टेंशन ना लीजिए, है ना। बस आप पढ़ने की तैयारी रखिए। पढ़ा तो हम लेंगे भैया, है ना। एक दिन में मैराथन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो ये 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना इट्स बाय हाथ का खेल। बट दिक्कत यह है कि बस मेरे बच्चे समझ जाए, और क्या चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ बेटा, आपकी चैट जो है वो बंद कर रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेटली जिनको डाउट नहीं है वो लीव करो। ऑलमोस्ट हमारा क्लास खत्म हो गया है, ठीक है। टाइम है बेटा उसके लिए। ओके, हाँ ये बहुत सिंपल है बेटा, इससे भी हार्ड पूछेंगे। ओके। ठीक है। नाही मी थकलो नाही बेटा, मी तर अजून एनर्जाइज झालेला आहो. पॅशन संपलेत, मग आणखी उत्पन्न करा, गरजेचं आहे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सब नॉर्मली है, ठीक है। सामने कुछ जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग डिस्क, ये सारी चीजें हम कल देख लेंगे बेटा, है ना। कल हमारा क्लास है। समरी में आज हमने एक ही टॉपिक देखा ढंग से। ढंग से इन द सेंस, मान लो ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है उसका हमने रॉड से टाइड हुआ वाला एक देखा, है ना, रॉड वाला हमने देखा। उसके बाद हमने बी देखा स्पीयर, स्पीयर ऑफ डेथ देखा हमने, है ना। और सी हमने देखा दैट इज कॉन्वेक्स ब्रिज, बराबर। और डी हमने देखा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। होमवर्क में एक ही दूंगा मैं आपको, क्या करना है, प्रैक्टिस डेरिवेशन ऑफ, है ना, प्रैक्टिस डेरिवेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपको प्रैक्टिस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। बोर्ड के लिए आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, सीधा क्वेश्चन आता है। सीधा आपने क्या करना है बेटा, ये पूरा का पूरा जो मैंने आज बताया है ना, ये जितना भी मैंने आज आपको डेरिवेशन बताया है वो पूरा डेरिवेशन एज इट इज आपको आपके पेपर में लिखना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, और बाद में ये लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। इतना आपको लिखना पड़ेगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ताकि ये जो हमारा कम से कम 4 मार्क का क्वेश्चन तो बन जाएगा, पकड़ लो आपको पूरे मार्क, 3 से 4 मार्क पकड़ लो आप, तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, नॉट एन इश्यू। सीटी पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए है बेटा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चंस मैंने बताया है, और कुछ नहीं। इसका सीटी से कोई लेन देन नहीं है। बोर्ड में आपको आ सकता है 1 आध 2 मार्क के लिए, उससे ज्यादा नहीं आएगा। सीटी में नहीं के बराबर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके डिस्क पे आते हैं, रिंग पे आते हैं, स्पीयर पे आते हैं, हॉलो स्पीयर पे आते हैं, रॉड पे आते हैं, तो वो सारी चीजें हम सामने देखने वाले हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, है ना। क्लास भी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, टाइम भी हमारा हो चुका है, ठीक है। सो स्टार्ट एट राइट टाइम एंड एंड एट राइट टाइम। सी यू सून, कल मिलते हैं हमारे रेगुलर टाइम पे, और कुछ भी हो जाए ये वीक में हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करके रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।